रानी सुलेखा अपने महल के कक्ष में उदास बैठी हुई थी कि तभी रानी सुलेखा का पति राजा विक्रम कक्ष में आकर रानी सुलेखा से बोला, इस तरह से उदास क्यों बैठी हो सुलेखा? शायद मेरी किस्मत में हंसना लिखा ही नहीं है। इस तरह की बात क्यों कर रही हो? हमारे विवाह को 10 वर्ष हो चुके हैं, मगर अभी तक मैं आपको ना ही कोई पुत्र दे पाई और ना ही कोई पुत्री। रानी सुलेखा की बात सुनकर राजा विक्रम गहरी सोच में डूबते हुए बोला, मैं तुमसे इसी सिलसिले में बात करने के लिए आया था सुलेखा। महाराज, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। सुलेखा, हमारे महल के राजगुरु का भी यही कहना है कि अब मुझे कोई संतान हो जानी चाहिए और हमारे विवाह को भी 10 वर्ष हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारी कोई संतान होगी, इसलिए मुझे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। राजा विक्रम की बात सुनकर रानी सुलेखा उदास होकर राजा विक्रम की ओर देखकर बोली, मैंने आपको कभी दूसरा विवाह करने से रोका है क्या? तुम मुझे दूसरा विवाह करने से रोक भी नहीं सकती रानी सुलेखा। आप महाराज हैं और महाराज को आम मनुष्य से अलग तरह के अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन क्या आप अपने शिकार के कार्यक्रम को रद्द कर देंगे? यह कैसी बात कर रही हो रानी सुलेखा? तुम जानती ही हो कि शिकार करना हमारा शौक है, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं अपने शिकार करने का कार्यक्रम रद्द कर दूं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। रानी सुलेखा अपने पति राजा विक्रम की ओर बहुत गौर से देखते हुए बोली, नहीं, आप इस राज्य के महाराज हैं और शिकार खेलना आपके बचपन का शौक है। आप आराम से शिकार पर जाइए और शिकार से लौटने के बाद दूसरे विवाह की तैयारी शुरू कर दीजिए। मुझे लगा था कि तुम मुझे शिकार पर जाने के लिए मना करोगी। शायद तुम मेरे दूसरे विवाह से पहले मेरे साथ कुछ समय बिताना चाहोगी, परंतु कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं अपने सैनिकों के साथ शिकार करने ही जा रहा हूँ। इतना बोलकर राजा विक्रम अपने कक्ष से बाहर निकल गया और सीधा महल के दरबार में पहुंच गया, जहां पर राजगुरु उनका ही इंतजार कर रहे थे। राजगुरु, मैंने रानी सुलेखा को बता दिया है कि मैं दूसरा विवाह करूंगा और मुझे विश्वास है कि मेरी दूसरी पत्नी से एक पुत्र ही होगा जो भविष्य में मेरे राज्य को संभालेगा। फिलहाल मैं जंगल में कुछ दिनों के लिए शिकार पर जा रहा हूँ। शिकार से लौटने के बाद मैं दूसरे विवाह की तैयारी करूँगा। अपने माता पिता की रहस्यमय मौत के बाद मैं आपको ही अपने माता पिता के समान समझता हूँ, इसीलिए मैं अपने लिए दूसरी पत्नी ढूंढने का अधिकार भी आपको देता हूँ। मेरे लौटने से पहले आप आस पड़ोस के राज्य की कोई सुंदर रानी मेरे लिए देख कर रखिएगा। महाराज, राज्य के हालत इस समय सही नहीं चल रहे। आप जानते ही हैं कि पड़ोसी राज्य के राजा हमारे जयगढ़ राज्य पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। इस समय आपका शिकार पर जाना ठीक नहीं है। राजा विक्रम गंभीरता से राजगुरु की ओर देखकर बोला, राजगुरु, आप हमेशा से मेरे पीछे राज्य को संभालते आए हैं। इस बार भी राज्य को आप ही संभालेंगे। मुझे विश्वास है अगर कोई दूसरा राज्य मेरे राज्य पर हमला भी कर देगा, तब भी आप बड़ी आसानी से सेना को संभालकर उसे धूल चटा देंगे। इतना बोलकर राजा विक्रम 2 सैनिकों के साथ शिकार के लिए निकल पड़ा। राजा विक्रम सुबह से लेकर शाम तक शिकार के लिए भटकता रहा, मगर उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। राजा विक्रम अपने घोड़े से उतरकर एक तालाब के किनारे बैठ गया। तभी एक सैनिक राजा विक्रम से बोला, महाराज, मुझे लगता है कि हमें वापस चलना चाहिए।
तुम जानते हो सैनिक कि मैं आज तक कभी भी खाली हाथ महल वापस नहीं गया। जंगल में होने के बावजूद अगर मैं किसी जानवर का शिकार नहीं कर पाया तो फिर मेरे राजा होने का क्या फायदा। आपकी बात सही है महाराज, लेकिन आपने शायद ध्यान नहीं दिया। हम सब जंगल के काफी अंदर निकल आए हैं और यहाँ पर राजगुरु ने आने के लिए मना किया हुआ है महाराज। सैनिक की बात सुनकर राजा विक्रम चौंकता हुआ बोला, बात तो तुम सही कह रहे हो। एक बात और है जो तुम दोनों सैनिकों ने नहीं सोची। कौन सी बात महाराज? अभी तक मुझे इस जंगल में एक भी शिकार क्यों नहीं दिखाई दिया? ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। राजा विक्रम ने इतना कहा ही था कि तभी उन तीनों के कानों में एक शेर की दहाड़ की आवाज टकराई, जिससे पूरा जंगल थर्रा उठा। राजा विक्रम तुरंत उठकर बैठ गया और बेहद फुर्ती से चील जैसी नजर से इधर उधर देखने लगा। तभी एक सैनिक आहिस्ता से राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, महाराज, वहाँ सामने देखिए, झाड़ियों के पीछे कोई शेर छुपा हुआ है। मैं शेर और शेरनी को परखने में माहिर हूँ। झाड़ियों में खड़ा हुआ कोई शेर नहीं बल्कि एक शेरनी है। महाराज, राजगुरु ने इस जंगल में शेरनी का शिकार करने के लिए मना किया हुआ है। सैनिक की बात सुनकर राजा विक्रम चिल्लाकर बोला, अपनी बकवास बंद करो। माना कि मैं राजगुरु का सम्मान करता हूँ, मगर इतना भी नहीं कि मैं उनके हर आदेश का पालन करूँ। राजा मैं हूँ, राजगुरु नहीं। मैं यहाँ शिकार करने आया हूँ और शिकार करके ही जाऊंगा। इतना बोलकर राजा विक्रम ने अपने धनुष में तीर चढ़ाकर सीधे उस शेरनी के ऊपर वार कर दिया। अचानक एक चीख के साथ वो शेरनी वहीं पर गिरकर ढेर हो गई। राजा विक्रम अपने दोनों सैनिकों के साथ दौड़ता हुआ शेरनी के नजदीक चले गए। तभी अचानक राजा विक्रम और उसके दोनों सैनिकों को अपने सामने का सब कुछ घूमता हुआ सा महसूस होने लगा। वो तीनों बेहोशी की गहराइयों में समा गए। कुछ समय बाद राजा विक्रम ने देखा कि उसके दोनों सैनिक मृत अवस्था में झाड़ियों में पड़े हुए थे। राजा विक्रम अपने दोनों सैनिकों के शव को देखकर आश्चर्य से बोला, इन दोनों की हालत तो ऐसी लग रही है मानो किसी जंगली जानवर ने इन दोनों को चीर फाड़ कर रख दिया हो। अजीब बात है, बेहोश तो मैं भी था, मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ। तभी राजा विक्रम ने देखा जिस शेरनी का शिकार उसने किया था वो वहां से गायब थी। अजीब बात है, जिस शेरनी का मैंने शिकार किया था वह शेरनी कहाँ है। तभी राजा विक्रम की नजर ठीक सामने तालाब पर चली गई। राजा विक्रम ने देखा कि उस तालाब के किनारे एक बेहद सुंदर कन्या बैठी हुई राजा को ही घूर रही थी। राजा विक्रम उस सुंदर कन्या के करीब जाकर बोला, कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रही हो? मेरा नाम जानकी है, मैं जंगल में ही रहती हूँ। जंगल में रहती हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वो सब छोड़ो, वो तो अच्छा है कि मैं यहाँ पर समय पर आ गई, नहीं तो शेर तुम्हें भी चीर फाड़ कर खा जाता। तुम कहना क्या चाहती हो? पहले यहाँ से चलो, वो शेर अभी भी यहीं आसपास टहल रहा है, हम दोनों की जान खतरे में है। जानकी राजा विक्रम को वहां से घनी झाड़ियां से ले जाते हुए जंगल में बनी एक झोपड़ी के अंदर ले गई। राजा विक्रम उस झोपड़ी को गौर से देखते हुए बोला, अजीब बात है, तुम इस जंगल में अकेली रहती हो?
तुम्हें डर नहीं लगता? कुछ समय पहले मेरे माता पिता भी मेरे साथ रहा करते थे, लेकिन वो दोनों कुछ समय पहले ही चल बसे। इसीलिए मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ और मुझे इस जंगल से प्यार है, क्योंकि ये जंगल मेरा घर है। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? जिस तरह के वस्त्र तुम पहने हुए हो, उससे तुम कोई साधारण मनुष्य तो नहीं लगते। तुम जरूर किसी राजसी घराने के मालूम पड़ते हो। राजा विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, मैं जयगढ़ का राजा महाराज विक्रम हूँ। यह जंगल मेरे ही राज्य के अधीन आता है। ये सुनकर जानकी पूरी तरह से डर गई और राजा विक्रम से क्षमा मांगती हुई बोली, मुझे क्षमा कीजिएगा महाराज, मुझे नहीं पता था कि आप महाराज हैं। मैं आपसे पता नहीं कितने बुरे तरीके से बात कर रही थी। तुम्हें मुझसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपया करके मुझे माफ कर देना महाराज। वैसे महाराज, आप जंगल में क्या करने के लिए आए थे? मैं अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए आया था और मैंने एक शेरनी के ऊपर तीर भी चलाया था। शेरनी मेरी आंखों के सामने घायल होकर चीखती हुई जमीन पर गिर पड़ी, मगर मैं और मेरे दोनों सैनिक जैसे ही वहां पहुंचे तो अचानक बेहोश हो गए। आंख खुलने पर मैंने देखा कि वह शेरनी गायब थी और मेरे दोनों सैनिक बड़ी ही बुरी अवस्था में मरे पड़े थे। अजीब बात थी महाराज। जब मैं उस स्थान पर आई तब मैंने केवल आपको बेहोश देखा था और एक शेरनी को आपके ऊपर आपको बुरी तरह से घूरते देखा था। ये सुनकर राजा विक्रम चौंकते हुए बोला, तो क्या उस समय मेरे सैनिक जीवित थे? नहीं महाराज, जब मैं उस स्थान पर पहुंची तो आपके दोनों सैनिक मर चुके थे। केवल आप ही बेहोश पड़े हुए थे और वो शेरनी आपको बुरी तरह से घूरी जा रही थी। तभी मैं हाथ में जलती हुई मशाल लेकर वहां पर पहुंच गई। शेर और शेरनी आग से बहुत डरते हैं ना महाराज, इसीलिए वो आग से डरकर भाग गई। उसके भागते ही मैं तालाब के किनारे बैठ गई और तभी अचानक आपको होश आ गया। राजा विक्रम मंत्रमुग्ध अवस्था में जानकी को बात करते हुए देखे जा रहा था। सच तो ये था कि वो पहले ही नजर में जानकी की सुंदरता पर मर मिटा था। अचानक राजा विक्रम जानकी की ओर देखकर बोला, मैं शिकार से लौटने के बाद दूसरा विवाह करने ही वाला था, लेकिन तुम्हें देखकर मैंने यह निश्चित कर लिया है कि मैं तुमसे ही विवाह करूंगा। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? ये सुनकर जानकी शर्माती हुई बोली, मैं जंगल में अकेली रहती हूँ। एक राजा की पत्नी बनना सबसे बड़े सम्मान की बात होती है। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। मैं तैयार हूँ महाराज, मैं आपसे शादी करूंगी। राजा विक्रम जानकी को राजमहल ले आया। राजमहल में राजा विक्रम के साथ सुंदर स्त्री को देखकर उसकी पत्नी सुलेखा चौंकते हुए बोली, आप तो जंगल में शिकार करने 2 सैनिकों के साथ गए थे, वो कहाँ है और ये सुंदर लड़की कौन है? फिर राजा विक्रम अपनी पत्नी सुलेखा को सारी घटना बताते हैं। सुलेखा, अगर यह सुंदर कन्या नहीं होती तो वह शेरनी मुझे मारकर खा जाती। महाराज, आप इस राज्य के राजा हैं और आप एक साधारण कन्या से विवाह कैसे कर सकते हैं, और वो भी जंगलों में रहने वाली मामूली सी लड़की से? तभी राजा विक्रम क्रोधित होकर अपनी पत्नी सुलेखा से बोला, अपनी जुबान को लगाम दो रानी सुलेखा। तुम्हारे सामने जो सुंदर कन्या खड़ी हुई है वह मेरी पत्नी बनने वाली है। और यह मत भूलो, जब मैंने तुमसे विवाह किया था तुम भी एक साधारण लड़की थी, तुम कोई राजकुमारी नहीं थी। और तुम्हारे लिए आश्चर्य की बात यह है कि तुम भी जंगल की सीमा में रहती थी। इतना बोलकर
राजा विक्रम जानकी को लेकर वहां से चला गया। अगले दिन जानकी का विवाह राजा विक्रम से धूमधाम से संपन्न हो गया। समय ऐसे ही बीतता रहा। 1 वर्ष के बाद जानकी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। सुंदर पुत्र की सूचना पाकर राजा विक्रम प्रसन्न होते हुए राजगुरु की ओर देखकर बोला, आज तो बहुत खुशी का मौका है राजगुरु। सारे राज्य में ऐलान करवा दो कि मैं कुछ ही समय में सारे राज्य की शाही दावत कराऊंगा। राजगुरु गंभीर लहजे में राजा विक्रम की ओर देखकर बोले, महाराज, मुझे भी आपके पुत्र होने पर खुशी है, परंतु मैं देख रहा हूँ जब से आपने दूसरा विवाह किया है तब से आपका ध्यान राज्य की ओर बहुत ही कम हो गया है। आप कहना क्या चाहते हैं राजगुरु? साफ साफ बोलिए। महाराज, पिछले 1 वर्ष से राज्य में रहस्यमय तरीके से हत्याएं हो रही हैं। ये सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से चौंकते हुए बोला, अगर ऐसी बात थी तो आपने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? जरा याद कीजिए महाराज, आप 1 वर्ष से राजदरबार में बैठे ही नहीं हैं और ना ही आपने प्रजा की कोई गुहार सुनी है, तो मैं आपको कैसे बताता? आप चिंता मत कीजिए राजगुरु, मैं कल ही एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाऊंगा और उसमें हम इस गंभीर मुद्दे की चर्चा करेंगे। इतना बोलकर राजा विक्रम वहां से चला गया। आधी रात के समय राजा विक्रम अपने कक्ष में गहरी नींद में सो रहा था कि तभी अचानक उस कक्ष के अंदर काला धुआं फैलने लगा। अगले ही पल राजा विक्रम के कानों में अपने पुत्र की चीख टकराई। राजा विक्रम जैसे ही उठकर बैठा तो सामने एक दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। राजा विक्रम ने देखा उसके सामने एक भयानक औरत खड़ी हुई उसे घूर रही थी और उसका पुत्र जमीन पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। उसकी पत्नी जानकी गायब थी। अचानक वो भयानक औरत काले धुएं में परिवर्तित होकर वहां से गायब हो गई। उसके गायब होते ही राजा विक्रम के कक्ष का दरवाजा खुल गया। राजा विक्रम ने देखा उसकी पत्नी जानकी फटी फटी आंखों से अपने 1 दिन के मृत पुत्र को देख रही थी। अगले दिन राजा विक्रम अपने महल के दरबार में अपने सिंहासन पर बैठकर राजगुरु से बोला, राजकुमार केवल 1 ही दिन के थे और उनकी हत्या कर दी गई। मैंने स्वयं अपनी आंखों से एक बड़ी ही भयानक औरत को देखा जो बड़ी ही फुर्ती से काले धुएं में परिवर्तित होकर गायब हो गई और उसके अगले ही क्षण रानी जानकी कक्ष में आई। यह बहुत गंभीर विषय है महाराज। इससे पहले राज्य में रहस्यमय तरीके से हत्याएं हो रही थी, मगर अब तो राजकुमार की भी हत्या हो गई। हमें चुप बैठने की बजाय कोई ना कोई समस्या खोजनी होगी। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर मैं क्या करूं? मैं किसी इंसान का तो मुकाबला कर सकता हूं, लेकिन किसी चुड़ैल या पिशाचनी का मुकाबला मैं नहीं कर सकता। आप इस समस्या का कुछ समाधान निकालिए राजगुरु। महाराज, मैं एक साधु को जानता हूं, लेकिन वो किसी के बुलाने से नहीं आते। वो सिर्फ उसी के बुलाने से आते हैं जिस व्यक्ति को उनसे कोई कार्य हो, या फिर चाहे वो मनुष्य हो या कोई राजा। मैं खुद चलकर उन साधु महाराज के पास जाऊंगा। आप बताइए वो मुझे कहाँ मिलेंगे? महल से कुछ ही दूरी पर घने जंगल के बीच एक बेहद ही प्राचीन पीपल का पेड़ है। वह हमेशा उसके नीचे ही बैठकर तपस्या में लीन रहते हैं। राजा विक्रम उसी समय पीपल के वृक्ष के पास चला गया। उसने देखा एक साधु आंखें बंद किए हुए बैठे थे। अचानक वो आंखें खोलकर राजा विक्रम की ओर देखकर बोले, तुमने आने में बहुत देर कर दी राजन। काश तुम कुछ वर्ष पहले आ जाते तो इतना कुछ नहीं होता। ये सुनकर राजा विक्रम चौंकते हुए बोला, साधु महाराज,
मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। समझने और समझाने का समय बीत चुका है। अगर आप आज मुझसे मिलने नहीं आते तो विश्वास कीजिए आज की रात आपकी आखिरी रात होती। अब चलिए मेरे साथ। फिर राजा विक्रम साधु महाराज को अपने साथ महल ले आया। राजमहल के राज दरबार में कदम रखते ही साधु राजा विक्रम की ओर देखकर बोले, तुम्हारे महल के अंदर एक डायन का वास है। ये सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से चौंक पड़ा और साधु महाराज की ओर देखकर बोला, यह आप कैसी बात कर रहे हैं साधु महाराज? डायन का वास, और वो भी मेरे महल में? हाँ राजन, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। क्या तुमने कल रात एक बड़ी ही भयानक शक्ल वाली औरत नहीं देखी? हाँ साधु महाराज, देखी थी। तभी राजगुरु साधु की ओर देखकर बोले, साधु महाराज, आपकी बात बिल्कुल सही है। इस महल में एक डायन का ही वास है और मुझे पूरा शक है वह डायन और कोई नहीं बल्कि महाराज की दूसरी पत्नी रानी जानकी है। अपनी हद में रहिए राजगुरु। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ महाराज। रानी जानकी जब से आई है तब से ही इस राज्य में रहस्यमय हत्याओं का सिलसिला प्रारंभ हुआ है। और आपने स्वयं मुझे बताया कि जब आपने भयानक औरत को देखा उस समय रानी जानकी अपने कमरे में मौजूद नहीं थी और उसके गायब होते ही अचानक वह कक्ष में आ गई। इस बात का क्या संकेत मिलता है? तभी साधु रहस्यमयी अंदाज में राजा विक्रम की ओर देखकर बोले, अपनी दोनों पत्नियों को यहाँ तुरंत बुलाओ। तुम्हारी दोनों पत्नियों में से एक पत्नी डायन है। कुछ ही देर में राजा विक्रम की दोनों पत्नियां रानी सुलेखा और रानी जानकी साधु के सामने खड़ी हुई थी। साधु उन दोनों की ओर देखकर रहस्यमयी अंदाज में बोले, तुम में से कोई भी डायन हो तो वह मुझे अभी बता दे। अगर मैं स्वयं बताऊंगा तो फिर जलाकर भस्म कर दूंगा। आप ही कैसी बातें कर रहे हैं साधु महाराज? अपनी हद में रहिए। तभी साधु महाराज चीखते हुए राजा विक्रम से बोले, राजन, तुम्हारी दोनों पत्नियों में से एक पत्नी डायन है और उस डायन पत्नी का नाम है रानी सुलेखा। ये सुनकर राजगुरु और राजा विक्रम पूरी तरह से आश्चर्य में पड़ गया। तभी अचानक साधु ने अपनी पोटली से शमशान की राख निकाली और रानी सुलेखा के ऊपर फेंक दी। अचानक रानी सुलेखा का चेहरा बेहद भयानक हो गया। रानी सुलेखा का भयानक चेहरा देखकर राजा विक्रम बुरी तरह से चौंक पड़ा, क्योंकि ये वही भयानक चेहरा था जो उसने कल रात देखा था। अगले ही पल रानी सुलेखा के शरीर में आग लग गई और वो कुछ ही देर में जलकर राख बनकर हवा में उड़ गई। तभी साधु रहस्यमयी अंदाज में राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, महाराज, रानी सुलेखा एक डायन माँ की पुत्री थी जो जंगल की सीमा में रहती थी। जिस समय आपने उसे देखा उस समय वह सुंदर रूप में थी। आपकी डायन पत्नी को पहली ही नज़र में आपसे प्रेम हो गया था और आप भी उसके प्रेम के जाल में फंस गए थे और आप उसे पत्नी बनाकर अपने महल में ले आए, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी कोई संतान नहीं हुई। जब आपने उससे दूसरी विवाह की बात की तब वह अंदर ही अंदर बहुत बुरी तरीके से जल गई और आपसे बदला लेने का ठान ली। क्योंकि वह एक इंसान नहीं एक डायन थी, इसलिए उसने आपसे शिकार पर जाने के लिए कहा। जब आप शिकार पर गए तब आपने वहाँ एक शेरनी को देखा। वह शेरनी और कोई नहीं बल्कि आपकी डायन पत्नी सुलेखा थी, जो शेरनी के रूप में आपको मारना चाहती थी। लेकिन सौभाग्य से आपकी दूसरी पत्नी रानी जानकी हाथ में मशाल लिए उसके पास पहुंच गई तो वह वहां से भाग गई, क्योंकि शेरनी के रूप में वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। फिर आप जानकी को अपनी पत्नी बनाकर महल ले आए तो आपकी पहली डायन पत्नी
सिर्फ आपके पुत्र होने का इंतजार कर रही थी। पुत्र होने के पश्चात ही उसने उसे मार डाला। अगर आज मैं इसे नहीं मारता तो वह आपको भी मार डालती। और तो और आपके माता पिता की हत्या भी आपकी पहली पत्नी ने ही की थी, क्योंकि वो लोग उसका रहस्य जान गए थे। इसलिए मैंने आपसे कहा था, अगर आप कुछ वर्ष पहले आ जाते तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होता। इसका मतलब जब महाराज ने दूसरा विवाह किया तब वह जानबूझकर प्रजा में दहशत फैला रही थी, ताकि सारा का सारा शक महाराज की दूसरी पत्नी जानकी के ऊपर आए। आपने बिल्कुल सही कहा राजगुरु, ऐसा ही था। इतना बोलकर साधु महाराज वहां से चले गए। कुछ वर्ष बाद रानी जानकी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और फिर राजा विक्रम और रानी जानकी खुशी खुशी से रहने लगे।